हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जाबिर हुसैन द्वारा रचित सांवले सपनों की याद पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कक्षा 9वीं का पाठ है। यह पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है और इसमें डॉक्टर सलीम अली का कैसे जीवन बीता, कैसे उन्हें पक्षियों से प्यार हुआ, वो सब बताया गया है। जाबिर हुसैन का जन्म, यह लेखक का परिचय है। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने, यानी राजनीति में भी शामिल हुआ। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति रहे। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार साथ लेखन करते रहे, यानी कि तीनों में लेखन करें। उनकी रचनाओं में जो आगे है, यानी जो सबसे प्रसिद्ध या हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण है, वो है डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लोगों, एक नदी रेत भरी प्रमुख है, यानी जो कि नदी वह भी रेतों भरेड़ी है। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है, यानी आम आदमी जो को जीवन बीतता नहीं वो प्रकट करिए। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित प्रशंसित हुई है। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है, जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है, यानी कि बहुत ही कुछ नया है। प्रस्तुत पाठ है जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। डायरी शैली वजह के आपकी दिनचर्या लिखी जाए, या एक तो आप खुद डायरी लिखा, हर एक दूसरा आपकी जीवनी लिखनी दूसरा की बात डायरी शैली में लिखी जाए। फिर सलीम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख है और अवसाद है को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सलीम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, यानी कि लेखक कहना चाहते हैं कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार, यानी जगह सलीम अली है वे पक्षियाँ पंखा पर सवार हो गए, आप गए ही यहाँ मदहोश हो गए जान ला रही, लेकिन वे मौत की वादियाँ तरफ जान ला रही, बढ़न ला रही। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव, यानी कि कोई उन्हें वहाँ से रोक सके, हटा सके, यह कतई संभव नहीं है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सलीम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए, यानी पूरी ज़िंदगी को जो लेखो जो है वो आपके कंधे पर ही उठा के चलन आ रही है। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सलीम अली का यह आखिरी पलायन है, यानी कि यह एक आखिरी ही उनका सफ़र है, इसके बाद कोई सफ़र न होगा। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा, यानी भी आत्मा तो छोड़ चुकी। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सलीम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है, ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वे प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। यानी कि प्रकृति की नज़रों देखा जाए तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन आदमी की नज़र तो और ही है। जियाँ आजकल प्रकृति को विनाश होने ला रही है, जंगल काटे जान ला रही है,
भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मी मिथक का नाम है सलीम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शौक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कम भरे भांडे फोड़े और दूध छाली से अपना मुँह भरे थे। यानी कृष्ण की बात करना है कि कब कब काम करया, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाँव में विश्राम किया था। यानी कि लेखक क्या है कि मैं वो कोई ध्यान को नहीं कर कृष्ण कद जन्मया, कद गोपियाँ सागे खेलिया और कद माखन खायो, कद दूध पियो और कद बे वाटिका में खेलन ला रहा छिया में बैठा। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। यानी कि कृष्ण आसी और बंसी बजासी जो सारा ही बैठे थम जैसी। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सलीम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को 70 तक पहुंचाने में थोड़े ही दिन बच रहे थे, यानी कि 100 साल होना रहा का थोड़ा ही दिन बचा। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सलीम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी, यानी जो चश्मा हर बात दूरबीन जकी पक्षियां देखने को नजरियो जो उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हो। लेकिन एकांत क्षणों में सलीम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सलीम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। यानी खुद प्रकृति के प्रभाव में ना जाके प्रकृति ने आपके अनुसार ढाल लेता। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ है एक हस्ती खेलती रहस्य में भरी दुनिया पसरी है। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनके जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सलीम अली ए दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर उड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सलीम अली ने उनके सामने रखा उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। आज सलीम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कोई बचा है जो अब इस सौंधी माटी पर उगे फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा?
सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। स्पैरो एक पक्षी है। मुझे याद आ गया, B.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपनी पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है, यानी कि बहुत कुछ है जो मैं लिख कौन सकूँगा। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। यानी अब फ्रीडा कहने ला रही है, कहा जबकि चिड़िया गोरैया है, आप बहुत कुछ जाने हैं, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना, यानी कि शब्दों में उसे रखना, लिखना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही है। यानी बचपन में एक एयर गन चलाई वहाँ, जगह कारण एक गोरैया विंग चपेट में आ गई। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी यानी घूमने वाले यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं, यानी नए नए पक्षी खोज में, और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं सलीम अली, तुम लौटोगे ना? प्रश्न है, किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? एक बार बचपन में सलीम अली की एयरगन से एक गोरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वे गोरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गई। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई। वे पक्षी प्रेमी बन गए। सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जैसे उनकी आंखें नम हो गई? सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली संबंधित खतरों की बात उठाई। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों का खतरा मंडरा रहा था। वहाँ का पर्यावरण दूषित हो रहा था। प्रधानमंत्री को वातावरण की सुरक्षा का ध्यान था। पर्यावरण के दूषित होने के खतरे के बारे में सोचकर उनकी आंखें नम हो गई। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठे वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस की गोरैया से बहुत प्रेम था, यानी लॉरेंस उसको गोरैया बहुत प्रेम करता। वे अपना काफ़ी समय गोरैया के साथ बिताते थे। गोरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। उनके इसी पक्षी प्रेम का उद्घाटित करने के लिए उन्होंने यह वाक्य कहा। अब आज से स्पष्ट करना है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। आज से स्पष्ट करा, अंग्रेजी के कवि लॉरेंस प्रकृति के प्रेमी थे। प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा थी। उनकी भांति सलीम अली भी स्वयं को प्रकृति के लिए समर्पित कर चुके थे, यानी प्रकृति के लिए खुद को डाल चुका। सलीम अली का व्यक्तित्व भी प्रकृति की तरह सहज, सरल और निश्चल हो चुका था, यानी कोई भी छल को नहीं, कोई स्वार्थ को नहीं हो। कोई अपने जिस्म की राहत और
दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। लेखक कहना चाहते हैं कि सलीम अली की मृत्यु के बाद वैसा कोई प्रकृति प्रेमी और कोई नहीं हो सकता। सलीम अली रूपी पक्षी मौत की गोद में सो चुका है। अतः अब अगर कोई अपने दिल की धड़कन उसके दिल में भर भी दे और अपने शरीर की हलचल उसके शरीर में डाल भी दे तो भी वह पक्षी फिर से वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सपने अपने ही शरीर और अपनी ही धड़कन से उपजे थे। आशय यह है कि मृत व्यक्ति को कोई जीवित नहीं कर सकता। सलीम अली जैसा पक्षी प्रेमी प्रयासपूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता, वे मौलिक थे। यानी कि एक बार जगह मृत्यु मुँह में चले गया नहीं मन बठूँ वापस कौन ले जिसका वापस जीव तो हो ही कौन उसका भी। सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। सलीम अली प्रकृति के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया, यानी कि पूर्व एक स्थान को निभाने का अपन सिर्फ 8 ही तक जानो बे अथाह खोज करता रहता। टापू बंधन और सीमा का प्रतीक है और सागर की कोई सीमा नहीं होती है। जो टापू बंधन हुआ नहीं, टापू तो एक सीमा हुआ कि तो एरियो है टापू को, लेकिन समुद्र को के अथाह है वो तो। उसी प्रकार सलीम अली भी बंधन मुक्त होकर अपनी खोज करते थे। उनकी खोज की कोई सीमा नहीं थी, उनका कार्य क्षेत्र बहुत विशाल था। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है, यानी कि रहस्य से भरा हुआ है। यह रचना लेखक जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सलीम अली की याद में लिखा गया संस्मरण है। सलीम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है, यानी कि वे सपने जो अभी धुंधा हो चुके हैं, यानी कि पीछे बीत चुके हैं। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। सलीम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे, वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। इसलिए आज जब भी सलीम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सलीम अली की आंखों में बसते हैं।